हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर शिप्रा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद डॉक्टर शिप्रा पर। आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्चर। तो बेसिकली फ्रैक्चर होता क्या है, ये जैसे इस पेन को आप कंसीडर करो हमारी बोन की तरीके से कि ये हमारी बोन है। अब इस बोन पे आप इसे हाथ पूरा डाल के देखेंगे तो ये क्या है, कंटिन्यूअस है। इसे हम बोलते हैं कंटिन्यूटी ऑफ बोन या हेल्दी बोन। लेकिन अगर किसी भी कारण से ये जो बोन है उसमें डिसकंटिन्यूटी आ जाए, मतलब अब अगर आप इस पे हाथ फेरेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीच में गैप आ जाएगा या ब्रेक आ जाएगा। इसी ब्रेक को हम बोलते हैं फ्रैक्चर। अब ऐसा नहीं है कि इसमें बोन ऐसे अलग ही हो जाएगी, हो सकता है ये एक सतह से जुड़ी हुई हो, एक तरह से अलग हो जाए, हो सकता है ये आपस में हल्की सी अलग हो जाए, हो सकता है इसमें एक हल्का सा, बस इसमें हल्की सी दरार आ जाए, ऐसे हल्का सा फिशर टाइप बन जाए। इन सब चीजों को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्चर की कंडीशन में लेते हैं। अब सबको पता है फ्रैक्चर होता क्या है, हमारे मस्कुलर जो स्केलेटल सिस्टम है उसमें हमारे फ्रैक्चर होता है। अब मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम में अब हमारे क्या आ जाएगी, हमारी बोन्स भी आ जाएंगे, हमारे जॉइंट्स भी आ जाएंगे, हमारी मसल्स भी आ जाएगी और हमारी टेंडन्स भी आ जाएंगी। इन सब में डैमेज होना है, इन सब में इंजरी होना है, किसकी श्रेणी में आता है, फ्रैक्चर की श्रेणी में आता है। अब देखो, कई बार हम बात करते हैं कि किसी व्यक्ति को किसी ने कुल्हाड़ी से मारा, मान के चलो यहाँ पे हाथ पे कुल्हाड़ी से मारा जाए, तो कुल्हाड़ी से मारने की वजह से मेरी स्किन भी डैमेज होएगी, मेरी बोन भी फ्रैक्चर हो सकती है, बोन टूट सकती है। लेकिन उसके अलावा क्या होगा, जो बोन के ऊपर जो आर्टरीज है, वेन्स है, नर्वस सिस्टम है, जो न्यूरॉन्स हैं, वो सारे भी डैमेज हो जाएंगे। जो नर्व वगैरह के डैमेज होने का जो होता है उसको हम बोलते हैं न्यूरोवेस्कुलर बंडल डैमेज। तो वो हमें अब हर किसी इंजरी में नहीं मिलेगा, सब फ्रैक्चर्स में न्यूरोवेस्कुलर बंडल डैमेज नहीं होता है, बट कुछ कुछ इंजरीज में हमें देखने को मिलता है। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्चर। फ्रैक्चर को हम बहुत तरीके से वर्गीकृत कर सकते हैं या हम बहुत तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन का हमने पैरामीटर लिया है दैट इज इटियोलॉजी, मतलब कारण। कारण के बेसिस पे क्या कारण हो सकते हैं, तो इसमें हम तीन मेजर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर, सेकंड इज पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, थर्ड इज स्ट्रेस फ्रैक्चर। अब ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर क्या होता है, व्यक्ति एक खड़ा हुआ था, मैंने उसे धक्का दे दिया, ठीक है, वो छत पे से नीचे आके गिर गया। उस गिरने की वजह से जो उसका हाथ फ्रैक्चर हुआ है, पैर फ्रैक्चर हुआ है, वो सारी जो इंजरीज आएगी वो किस में आएगी, ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर्स में आएगी। उसके अलावा कोई व्यक्ति रोड पे जा रहा था, किसी दूसरी बड़ी गाड़ी ने उसे हिट किया, हिट करने की वजह से व्यक्ति गिर गया और गिरने की वजह से उसका हाथ पैर टूट गया, दैट इज ऑल्सो ट्रॉमेटिक इंजरी। मतलब किसी भी एक्सटर्नल फोर्स के कारण जो इंजरी होगी वो ट्रॉमेटिक इंजरी होगी। सेकेंड इज पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। अब पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर क्या होता है, जैसे हम जनरली क्या देखते हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस की प्रॉब्लम होती है, ऐसे बुजुर्ग लोगों में अगर वो हल्का सा उनका पैर भी मुड़ गया है, उस कंडीशन में भी उनके फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बोन किसी डिजीज की वजह से कमजोर हो चुकी है। तो उस कमजोर बोन होने की वजह से ही वो फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया गया है, उनको धक्का नहीं लगा है, वो कहीं से गिरे नहीं है, कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट नहीं हुआ है, फिर भी क्या हुआ है, उनकी बोन टूट गई है, फ्रैक्चर हो गया है। तो वो किसके कारण हुआ है, क्योंकि उनको कोई ऐसी डिजीज थी जिसके कारण कैल्शियम कम था बोन में, बोन वीक हो गए थे, उसके कारण वो जल्दी से फ्रैक्चर हो गई। तो वो होते हैं हमारे पैथोलॉजिकल कारण। अब क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति के बोन में ट्यूमर है तो उसके कारण हो सकता है अर्थराइटिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस, ये सारी कंडीशंस ऐसी होती है जिसके कारण व्यक्ति को फ्रैक्चर हो सकता है। थर्ड वन इज स्ट्रेस फ्रैक्चर। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा जो एथलीट्स होते हैं, एथलीट्स का जो ये वाला एरिया है, मेटाटार्सल वाला एरिया है, देखिए आप, ये एक एथलीट के पैर है जिसमें मेटाटार्सल वाला एरिया में आपको यहाँ पे फिशर दिख रहा होगा। तो ये कंटिन्यूअस प्रेशर अगर किसी एक जगह पे पड़ेगा, एथलीट जब भी भागते हैं तो आपने देखा होगा वो अपने पैर को इस पोजीशन में रखते हैं, पहले सेटल डाउन करते हैं इस पोजीशन में, फिर ऐसे उठते हैं और फिर भागना चालू करते हैं। तो कंटिन्यूअस प्रेशर वो भागने पे अपने किस पे देते हैं, पंजों पे देते हैं। तो पंजों पे जो प्रेशर आ रहा है उसके कारण उनको फ्रैक्चर होने की कंडीशन बन जाती है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस फ्रैक्चर, ठीक है। अब ये जो उनको स्ट्रेस होता है वो कंटिन्यूस होता है, इसलिए ये इंजरी इनको कई बार रिपीटेटिव इंजरी भी आती है, जैसे बार बार चोट लगने की वजह से वो जगह कमजोर हो गई है और वो वहां पे फ्रैक्चर हो गया है, ठीक है। अब दूसरा फ्रैक्चर का तरीका कौन सा है, देखो दो तरीके हो सकते हैं। ये देखो वापिस समझो, ये हमारी बोन है, ये अलग हो गई, टूट गई। तो इसमें दो तरीके का हो सकता है, एक तो ये टूट के आपस में इसी तरीके से आपस में ही जुड़ी हुई है, डेट इज नॉन डिस्प्लेस्ड या अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर। दूसरा है कि ये यहाँ से टूट के और ऐसे ऐसे अलग चले गई, एक नीचे एक ऊपर चला गया, ऐसे मुड़ गया। ये सारी चीजें जो है, ये जो सिचुएशंस बनेगी, ये सारी क्या होती है, डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर, ठीक है। अब यहाँ डायग्राम में समझो, देखो फर्स्ट डायग्राम यहाँ देखो,
ये वाला जो बोन आपको दिख रहा है जहाँ पे नॉन डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर आपको दिख रहा है, ये आपको क्या दिखाएगा यहाँ पे कि यहाँ पे कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है। सेकेंड आप डायग्राम देखेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है। अब ये डिस्प्लेसमेंट होता क्यों है ये समझिए। हमारी जो बोन्स है वो आपस में मसल्स के द्वारा जुड़ी हुई है, एक बोन से दूसरी बोन या हमारी मसल्स पूरा ट्रेवल कर रही है। अब यहाँ समझो, यहाँ देखो ये हमारी फीमर बोन है, ठीक है। ये यहाँ पे जो आपको दिख रही है ये ग्लूटियस मसल है, ठीक है। और ये वाली जो आपको दिख रही है ये एडेक्टस मसल है, ठीक है, एडेक्टर मसल जिसे हम बोलते हैं, और ये है ग्लूटियस मसल। अगर यहाँ से ये बोन इंजरी हुई है तो ये क्या करेगी, ग्लूटियस मसल इसको ऊपर की तरफ पुल करेगी और एडक्टर मसल्स इसे लेटरल साइड में पुल करेगी, तो ये चीजें क्या हो जाएगी, इस तरीके से डिस्प्लेस्ड हो जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट किसके कारण हुआ, मसल पुल के कारण, मसल उन फ्रेगमेंट्स को, टूटे हुए फ्रेगमेंट्स को अपनी तरफ खींच लेगी, तो उसके कारण क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। दूसरा होता है फ्रैक्चरिंग फोर्स, मतलब इतने फोर्स के साथ में उसको मार के फ्रैक्चर किया गया है कि उस फोर्स के कारण ही बोन का अलाइनमेंट चेंज हो गया है, बोन अपने स्थान से हट गई है, दैट इज फ्रैक्चरिंग फोर्स। तीसरा होता है ग्रेविटी, मान के चलो शोल्डर किसी का फ्रैक्चर हो गया, यहाँ से फ्रैक्चर हो गया, तो ये वाला हिस्सा ग्रेविटी के कारण ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाएगा, ग्रेविटी के कारण नीचे चला जाएगा, इसलिए डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट के तीन कैरेक्टर मिले, फ्रैक्चरिंग फोर्स बहुत ज्यादा फोर्स से किया गया है, मसल पुल कर लेती है, या ग्रेविटी के कारण। अब तीसरा जो क्लासिफिकेशन हमने किया है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के थ्रू, देखो आपने दो तरीके के फ्रैक्चर देखे होंगे, आपके पास आते होंगे, एक जो पूरा फ्रैक्चर अंदर है बट स्किन में कहीं पे भी कोई कट नहीं है, स्किन फटी हुई नहीं है, स्किन में आपको कोई वुंड नहीं दिख रहा है, दैट इज क्लोज्ड फ्रैक्चर, मतलब अंदर की बोन टूटी हुई है लेकिन बाहर किसी भी तरीके की स्किन का रप्चर नहीं है, और जो टूटी हुई बोन है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ में कहीं भी कम्युनिकेट नहीं कर रही है, उसे हम बोलेंगे क्लोज्ड फ्रैक्चर। सेकेंड वन इज ओपन फ्रैक्चर, मान के चलो वही कुल्हाड़ी वाला एग्जांपल, किसी ने कुल्हाड़ी से मारा, आपकी स्किन भी रप्चर हुई, आपकी मसल्स भी रप्चर हुई, आपकी बोन भी रप्चर हुई, आपकी जो न्यूरोवेस्कुलर बंडल है वो भी रप्चर हुआ है, मतलब अब जो बोन टूटी है वो टूट के बाहर आ गई है, और वो बाहर किससे अब कांटेक्ट कर रही है, वो किसके साथ कांटेक्ट कर रही है, वो कर रही है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के। मतलब अब इन्फेक्शन होने का डर ज्यादा किस में होगा, इन्फेक्शन होने का डर ज्यादा होगा ओपन वाले में। अब देखो ओपन को भी दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, इंटरनली ओपन और एक्सटर्नली ओपन। जो मैंने कुल्हाड़ी वाला एग्जांपल दिया है दैट इज एक्सटर्नली ओपन, मतलब व्यक्ति चल रहा था, चलते चलते उसको किसी ने कुल्हाड़ी से मार दिया, मारने की वजह से उसकी पहले स्किन टूटी है, फिर उसका बोन फ्रैक्चर हुआ है, तो दैट इज एक्सटर्नली ओपन, एक्सटर्नल से ओपन होके बोन टूटी है। कई बार क्या होता है आपने देखा होगा, व्यक्ति के फ्रैक्चर हो गया लेकिन उसने अपनी जो भी हाथ था या पैर था उसको स्टेबल नहीं रखा, उसके मूवमेंट्स कंटिन्यूअली वो करता रहा, मूवमेंट करने के कारण क्या होगा, बोन का जो शार्प पार्ट है वो आपके स्किन को तोड़ता हुआ अंदर से बाहर की तरफ आ जाएगा, जो आपको इस डायग्राम में फर्स्ट वाले में दिख रहा होगा। तो ये बोन को तोड़ के अगर स्किन से बाहर आ रहा है, ये स्किन से बाहर आ रही है बोन, दैट इज इंटरनली ओपन, मतलब पहले फ्रैक्चर हुआ था, बाद में उसने स्किन को फाड़ के वो बोन बाहर आ गई, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि जब भी फ्रैक्चर हो रहा है, जिस भी पार्ट में फ्रैक्चर हो रहा है, सबसे पहले उसे स्टेबल कर दीजिए, अपने स्थान पे छोड़ दीजिए। अब तीसरा फोर्थ नंबर का होगा, आप देख लेना थर्ड फोर्थ कौन सा है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ट्रीटमेंट, मतलब आप जो भी फ्रैक्चर हुआ है उसको कैसे ट्रीट करेंगे या उसमें कितना टाइम लगने वाला है, उसके अकॉर्डिंग हम डिवाइड करते हैं दो में, सिंपल फ्रैक्चर और कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर। सिंपल मतलब क्या है कि आपकी बोन है, ये आपकी बोन है, ये दो भाग में टूट गई, दैट इज सिंपल फ्रैक्चर, आप इसमें पीओपी कास्ट कर देंगे, स्लैब लगा देंगे और ये ऑटोमेटिकली जुड़ जाएगा। लेकिन यहीं पे इसको दो से ज्यादा भागों में अगर तोड़ दिया जाए, ठीक है, ये भी टूट गया, यहाँ से छोटे छोटे पार्ट टूट गए, एकदम छोटा छोटा बहुत सारे पार्ट में, जिसे हम कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर या कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर बोलते हैं, उस तरीके का मल्टीपल पीसेस में अगर टूट गया है, तो ऐसे फ्रैक्चर में हमें सर्जरी की जरूरत पड़ती है, इसमें हमें ऑरिफ टेक्निक यूज करनी पड़ती है, इसको ठीक करने में टाइम ज्यादा लगता है, हमें नेलिंग स्क्रूइंग वगैरह करनी पड़ती है, इसीलिए इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर। अब देखो पैटर्न के अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, यूजी बेसिस पे पैटर्न के अकॉर्डिंग। अब पैटर्न के अकॉर्डिंग का क्या मतलब है, आप डायग्राम से समझो इसको, देखो ये रहा। फर्स्ट होता है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, मतलब ये आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस है, उसके परपेंडिकुलर एक सीधी लाइन में फ्रैक्चर हो गया, दैट इज ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। सेकंड है ऑब्लिक फ्रैक्चर, ऑब्लिक मतलब
तिरछा, तिरछा मतलब बोन में ऐसा टूटा है कि वो तिरछा हुआ है, मतलब अगर किसी को यहाँ से बैंड कर दिया, बैंड करने की वजह से वो तिरछा टूट गया। तिरछा टूटने को हम बोलते हैं ऑब्लिक फ्रैक्चर। थर्ड वन इज बटरफ्लाई सेगमेंट, मतलब बटरफ्लाई का जैसा एक पंख होता है, ऐसा एक पंख होता है, उस पंख मतलब ट्रायंगुलर शेप में वो टूट जाए तो उसे हम बोलेंगे बटरफ्लाई फ्रैक्चर। फोर्थ वन इज स्पाइरल फ्रैक्चर। अब बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है जब मैं क्लास में पढ़ाती हूँ बच्चों को कि मैडम ऑब्लिक में और स्पाइरल में क्या अंतर है, ऑब्लिक में भी तिरछा कट रहा है और स्पाइरल में भी तिरछा कट रहा है। देखो दोनों के फोर्स अलग है, दोनों का पैटर्न अलग है, आपको ऐसा लग रहा है कि दोनों एक जैसे हैं। आपने इस पार्ट को बैंड किया, बैंड करने के कारण जो आया दैट इज ऑब्लिक फ्रैक्चर। लेकिन मैंने बोन को यूं पकड़ा और यूं ट्विस्ट कर दिया, ट्विस्ट करने के कारण जो फ्रैक्चर आया है दैट इज स्पाइरल फ्रैक्चर। ठीक है, अब मैं बात कर रही थी मल्टीपल पीसेस में टूट जाएगा तो वो कौन सा हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स या कम्युनेटेड फ्रैक्चर। ठीक है, ये जैसे मल्टीपल पीसेस आ गए। इसके अलावा होता है एक सेगमेंटल फ्रैक्चर। सेगमेंटल फ्रैक्चर्स क्या होता है कि एक पूरा का पूरा सेगमेंट टूट के अलग हो जाता है। ठीक है, जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा एक बोन जो है वो दो जगह से टूट गई, दो जगह से टूटने के कारण एक जो सेगमेंट है वो अलग हो गया, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डायग्राम में। इसी को हम बोलते हैं सेगमेंटल फ्रैक्चर। ये इसको अब कलर डायग्राम में बताया हुआ है, ऑब्लिक डिस्प्लेस्ड, ऑब्लिक अनडिस्प्लेस्ड, लीनियर फ्रैक्चर, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर क्या होता है, जिसमें हल्का सा बस मुड़ गई है। लेकिन ये फ्रैक्चर्स जो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर है या लीनियर फ्रैक्चर है जनरली ये एक्सरे में हमें दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, पेशेंट को पेन होगा बट हम इसे कंजर्वेटिवली हल्के फुल्के मैनेजमेंट से हम इसे मैनेज कर सकते हैं। अब देखो क्वांटम फोर्स के कारण जो फ्रैक्चर बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम ऑफ फोर्स कॉजिंग फ्रैक्चर। देखो दो तरीके के फोर्स हो सकते हैं, हाई वेलोसिटी और लो वेलोसिटी। अब आप नॉर्मली सोचो किसी को हाई वेलोसिटी तीव्र वेग के साथ में फ्रैक्चर हुआ है तो उसको ठीक होने में ज्यादा टाइम लगेगा, उसको ट्रीटमेंट डिफिकल्ट होगा, उसमें ट्रॉमा ज्यादा होगा, सीवियर ज्यादा होगा, उसमें ज्यादा टिश्यूज इंजर हुए होंगे। ठीक है, उसमें डीवेस्कुलराइजेशन ज्यादा हुआ होगा। और जिसमें कम वेग के साथ में लो वेलोसिटी के साथ में फ्रैक्चर हुआ है उसे ट्रीट करना आसान होगा, उसमें एज कंपेयर टू हाई वेलोसिटी कम ट्रॉमा होगा, माइल्ड होगा, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी भी कम होगी, उसकी हील होने की जो प्रिडिक्टेबली है वो थोड़ी ज्यादा होगी, वो ज्यादा समय नहीं लेगी हील होने में। लेकिन अगर लो वेलोसिटी फ्रैक्चर को आप टाइम पे ट्रीट नहीं करेंगे, उसे इग्नोर करेंगे, तो बाय डे वो किस में चेंज हो जाएगा, हाई वेलोसिटी फ्रैक्चर में चेंज हो जाएगा, देन उसे जो ट्रीट करना डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्लिनिकल फीचर्स की मैं बात करूं, क्लिनिकल फीचर्स में देखो आपके पास पेशेंट आएगा तो जनरली ओपन जो है वो तो आपको विजिबल है कि ओपन फ्रैक्चर है, बोन बाहर आई हुई है, पूरा डैमेज हो रखा है, ओके। अगर क्लोज्ड फ्रैक्चर के साथ में पेशेंट आ रहा है तो आपको कुछ चीजें देखनी पड़ेगी। जिस भाग में फ्रैक्चर हुआ है वहां सीवियर पेन होगा, टच टू पेन होगा, पेशेंट टच भी नहीं करने देगा, और वहां पे स्वेलिंग होगी। क्यों, क्योंकि वेन्स जो है हल्की फुल्की टूट जाती है वहां पे, पूरा का पूरा ब्लड कलेक्शन हो सकता है, उसके कारण स्वेलिंग हो सकती है, तो वो स्वेलिंग हमें मिलती है। डिफॉर्मिटी मिलेगी, मतलब अभी मेरा हाथ नॉर्मल है, ये नॉर्मल कंडीशन है, अगर इनकेस यहाँ से फ्रैक्चर हुआ होता तो यहाँ से इस तरीके का फुलाव होता, तो ये जो फुलाव है इसी को ही हमने क्या बोल दिया, डिफॉर्मिटी। या हो सकता है इस तरीके से मुड़ा हुआ है मेरा हाथ, इस तरीके से मुड़ा हुआ है, तो हाथ की जो शेप है वो चेंज हो जाएगी, उसी को हम बोलते हैं डिफॉर्मिटी, मतलब उसकी नॉर्मल जो शेप और साइज है वो चेंज हो जाएगी। लॉस ऑफ कंटिन्यूटी, आपको पता है फ्रैक्चर का मतलब ही क्या होता है, लॉस ऑफ कंटिन्यूटी। इरेगुलरिटी मिलेगी, क्रैपिटस मतलब साउंड देखने को मिलेगा, बोनी टेंडरनेस, कई बार होता है कि बोन हल्की से ऊपर उठ जाती है, यहीं से आपको टेंडरनेस फील होने लग जाएगी। व्यक्ति को हाथ हिलाने में, चलाने में, मोबिलिटी में एबनॉर्मेलिटी आएगी। और लॉस ऑफ फंक्शन, अगर किसी का हाथ टूटा हुआ है और आप उसे बोलो हाथ उठा के कुछ काम कर ले तो वो कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। इसीलिए ये जनरल सिम्टम्स मिलते हैं, जनरल क्लिनिकल फीचर्स मिलते हैं किसमें, फ्रैक्चर के पेशेंट्स में। सिंपली फ्रैक्चर का पेशेंट आपके पास आ रहा है, सीवियर पेन हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है, डिफॉर्मिटी मिल रही है आपको, इन सब चीजों को देख के आप आइडिया लगा सकते हैं कि आप फ्रैक्चर है और आप पेशेंट को एक्सरे के लिए भेज सकते हैं। अब देखो इन्वेस्टिगेशन में हम पेशेंट का एक्सरे करा सकते हैं, सीटी स्कैन करा सकते हैं, एमआरआई करा सकते हैं। जनरली एक्सरे में ही पता चल जाता है, लेकिन अगर स्कल फ्रैक्चर है या कुछ एक्स्ट्रा इंजरीज हुई है, ज्यादा इंजरीज हुई है, उस कंडीशन में हम सीटी स्कैन या एमआरआई भी कराते हैं। अब देखो यहाँ एक्सरे में
यहाँ पे आपको क्लियरली विजिबल है कि ये बोन यहाँ से टूटी हुई है। तो ये एक्सरे में आपको क्लियरली दिख रहा है। फर्स्ट जो इमेज है नीचे वाला वहां देखिए, यहाँ आपको क्लियरली विजिबल है कि ये यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है। जो सेकंड इमेज है जिसमें ऊपर ए और बी लिखा हुआ है, सेकंड इमेज जो हाथ की जो आपको इमेज दिख रही है उसमें देखिए, यहाँ पे ये बोन जो है डिसकंटिन्यू हो रखी है, यहाँ पे फ्रैक्चर हो रखा है, जो आपको बहुत ही ज्यादा क्लियरली विजिबल है कि यहाँ पे अल्ना का फ्रैक्चर है। ये आपको क्लियर विजिबल है दोनों डायग्राम्स में, ठीक है। अब स्कल की हम बात करें, ये स्कल का देखो यहाँ पे पार्ट पे आपको हल्की सी रिस दिख रही है। ये देखो एक्सरे में या सीटी स्कैन में हमें ये कैसा दिखेगा, सीटी स्कैन में हमें ये कुछ ऐसा दिखेगा। जब भी हम पेशेंट का सीटी स्कैन या एमआरआई करवाते हैं तो उसमें हमें क्लियरिटी ज्यादा आती है, इसलिए हम उसको करवाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इसका जो ट्रीटमेंट पोर्शन है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।